नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में होगी बैठक। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद, वहीं सरकार के कई मंत्री पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। पीडब्ल्यूडी के विश्वरैया सभागार में हो रही है मीटिंग। तो दूसरे चरण को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक, सरकार के कई मंत्री पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। पीडब्ल्यूडी के विश्वरैया सभागार में हो रही है बैठक। बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक। सितंबर से शुरू है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी समीक्षा बैठक। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सदस्य जोड़ने को लेकर इस बार टारगेट रखा गया था। ऐसे में दूसरी समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में चल रही बैठक में की जाएगी। ऐसे में दूसरे चरण को लेकर यह बड़ी बैठक होनी है। किस तरह से आगे इस अभियान को बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का टारगेट रखा है उसे पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को एक बार फिर से लामबंद करने का काम आज इस बैठक में किया जाएगा। और इसी खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बैठक को लेकर अब चर्चा की जा रही है कि दूसरे चरण के सदस्यता अभियान को लेकर इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ विशेष निकल कर सामने आ सकता है बैठक के दौरान? देखिए, जिस तरह से बीजेपी भी पूरी तरह से उपचुनाव को लेकर एक प्रतिष्ठा बना लिया और 10 सीटों पर कब्जा करने के लिए लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे दिल्ली में बैठक की बात करें या फिर राजधानी लखनऊ में। और वहीं इन सब के बीच जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों की कमान अपने हाथों में ले रखी है और इन सब के बीच बीजेपी का सदस्यता अभियान रखा जा रहा है। और दूसरे चरण की आज सदस्यता को लेकर एक समीक्षा बैठक होगी। यह बैठक बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्षता में होगी, जिसमें भाजपा विधायक और सांसदों के साथ मंथन करेंगे। इस मंथन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाया जाए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान पर जोर दिया जाए, क्योंकि लंबी फौज होगी तो चुनाव लड़ने में आसानी होगी, यह भाजपा का लक्ष्य है। और यही वजह है कि फोन कॉल के जरिए और साथ ही साथ शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम बस्तियों में भी बीजेपी ने शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाया, मुस्लिमों को जोड़ने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और वहीं अगर सदस्यों की बात करें तो जो सदस्यों का आंकड़ा है उसे पाने के लिए लगातार पूरी जोर लगाया जा रहा है कार्यकर्ता द्वारा, संगठन द्वारा। और इसमें साफ है कि अब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, उपचुनाव हो या फिर 2027 का चुनाव, और खास फोकस भी है उपचुनाव को लेकर। तो आज पूरी रिपोर्ट लेंगे सांसद विधायकों से भूपेंद्र चौधरी, और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी देंगे कि इस अभियान में कैसी धार दी जाए और किस तरह लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। इस सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वह घर घर जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बीजेपी से जुड़ने की एक अपील भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो जिस तरह से लगातार अपील की जा रही है, अगले चरण के दौरान भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह का टारगेट रखा गया था, ऐसे में पहले चरण की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अपने लक्ष्य को हासिल करने में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, बीजेपी फोन कॉल के जरिए भी सदस्यता अभियान चला रही है और साथ ही साथ शिविर लगाकर अभियान भी चला रही है। और साफ निर्देश है कि जो फाल्स रिपोर्टिंग न किया जाए,
क्योंकि सदस्य कितने बने हैं और उसका आंकड़ा ज्यादा न दिखाया जाए, और जो सच्चाई है, जो धरातल पर जितनी मेहनत हुई है उससे दिखाया जाए, जिससे जो है एक गुमराह वाली स्थिति न पैदा करे। अगर पहले चरण के अभियान की बात करो तो पहले चरण का लक्ष्य बीजेपी ने पूरा कर लिया था और दूसरे चरण का अभियान चल रहा है। दूसरे चरण के अभियान में जो है जो शहर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। शहर के कई मोहल्लों में जो है शिविर लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी सदस्य अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और इसमें सांसद, विधायक और मंत्री भी शामिल हो रहे हैं, जिससे लोगों को यह लगे कि जो अभियान चलाया जा रहा है या जो है काफी सफल अभियान है। और आज इसी बात को लेकर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समीक्षा बैठक बुलाई है और समीक्षा की जाएगी। कहीं से कोई खामियां हैं उसे दूर करने का भी निर्देश भूपेंद्र चौधरी देंगे। साथ ही साथ अभियान में सफलता पाने वाले जो संगठन के नेता पदाधिकारी हैं उनको शाबाशी भी दी जा सकती है और टिप्स भी दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से समीक्षा बैठक के दौरान कई अहम बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, उसके साथ ही आने वाले समय में जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं, समीक्षा बैठक के साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस सदस्यता अभियान से क्या मजबूत हो सकती है? शायद संपर्क हमारा टूट चुका है। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ हालांकि लखनऊ से जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद मोहम्मद आसिफ का करना चाहेंगे, जानकारी हमें दे रहे थे। और पीडब्ल्यूडी के सभागार में आज बैठक हो रही है, कई अहम बिंदुओं पर बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर आज समीक्षा भी की जाएगी और चर्चा भी की जाएगी। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार, सीएम हरियाणा में भरेंगे चुनावी हुंकार। ताबड़तोड़ 4 रैलियों से होगा चुनावी प्रचार। भिवानी, हिसार, नारौंदा और पंचकुला में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है पूरी। मायावती भी आज हरियाणा के रण में रहेंगी मौजूद। तो आज फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां आज हरियाणा में अलग अलग जगहों पर होनी है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर अलग अलग राज्यों में अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में हरियाणा में आने वाले चुनाव से पहले 5 अक्टूबर में होने वाली वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जगहों पर जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता को चुनावी सभा के दौरान संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार 13 साल बाद उपचुनाव में सक्रिय हुई मायावती भी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही हैं। हरियाणा के रण में मायावती भी आज हुंकार भरती हुई देखी जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की 4 जगहों पर होंगी रैलियां। अलग अलग जगहों पर रैली के लिए तैयारी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व एकता को लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और इसके अलावा हरियाणा तक में भी लगातार इससे पहले हुए विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से छाए रहे हैं, देखना ये होगा कि हरियाणा में आज जनता के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने की अपील करते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आए दिन मंच पर आने वाले भाषणों को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में उनके भाषण चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर न केवल हरियाणा की जनता बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बनी हुई है। और इसी खबर पर हमारे साथ अंबाला से संवाददाता बीएस गुलियानी जी जुड़ चुके हैं। जी बीएस गुलियानी, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा पहुंच रहे हैं, 4 सभाओं में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है भाजपा के स्टार प्रचारक जो है वो हरियाणा की तरफ रुख किए हुए हैं, जिसमें सभी दिग्गज नेता हैं वो इस चुनावी दंगल में उतर गए हैं और अपने अपने जो इनके प्रत्याशी हैं भाजपा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है लगातार इनके बड़े दिग्गज नेता हरियाणा में उतरे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर हरियाणा में आज वो 4 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पहली जनसभा वो करीब 12 बजे के आसपास भिवानी जिले में
जो है करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो है भाजपा को तीसरी बार जो है वो सरकार भाजपा की बनाई जाए हरियाणा में। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी के अलावा भी अन्य राज्यों में बनी हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का पिछला रिकॉर्ड रहा है, यानी कि सीएम की रैलियों के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पर भी फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। आज जिन जिन जगह पर मुख्यमंत्री रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस समय क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, अभी तक जो है मुख्य तौर पर जो है कांग्रेस और भाजपा में जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के चलते और किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं जो है भाजपा को उसका काफी जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था। उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अब जो है कमान जो है शीर्ष नेताओं के हाथ में दे दी गई है और तकरीबन जो है हरियाणा में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वो चुनाव प्रचार के लिए उतरे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चारों जगहों पर रैलियां करते हुए नजर आएंगे। रैली की तैयारियों की अगर बात की जाए तो किस तरह की तैयारी है, किस तरह के इंतजाम है? जी देखिए, जैसे कि हरियाणा में भाजपा की सरकार रही है और काफी जो है दबदबा भी रहा है भाजपा सरकार का, तो उसको लेकर अभी योगी आदित्यनाथ जो है उनका भी काफी बड़ा कद है राजनीति में। तो जो रैली है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। रैली की तैयारियां हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के प्रबंध चाक चौबंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा जो भाजपा के हरियाणा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में आसपास के क्षेत्र से वहां पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। बीएस गुलेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सिद्धार्थनगर में बीते 36 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते एक बार फिर से सभी नदियां नाले उफान पर। जिले के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला है। नेपाल में आपातकाल की तर्ज पर 3 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। नेपाल से आ रहा बरसाती पानी भारत के कई राज्यों में भी कहर बरपा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी बाढ़ की चपेट में लोग बने हुए हैं। यूपी में जहां सैकड़ों गांव और हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो मानसून की शुरुआत में ही आसमान से आफत की बारिश की शुरुआत हुई, जिसके चलते लगभग 1 महीने तक जिला भयंकर बाढ़ की चपेट में रहा है और अब एक बार फिर से खेतों में लगी फसल अंतिम जल प्रलय के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सिद्धार्थनगर जिले में बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां इस कदर बढ़ रही हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से पानी में घुस के लोग आ रहे हैं। अभी तक यहाँ नाव की व्यवस्था तक नहीं की गई है, लेकिन अब देख सकते हैं किस तरह से लोग पानी में घुस के जा रहे हैं बाजार करने, अपने खाने पीने का सामान लाने के लिए। ऐसे में आइए इन्हीं से बात करते हैं क्या दिक्कत हो रही है। क्या नाम है चाची आपका? आपके घरों में पानी घुस गया, क्या प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई ना? पानी वानी द्वारा तो ऐसे में आपके जानवर बच्चे कैसे आप खाने पीने का है आवल जाता और कैसे आवल जाता बच्चा और लोग भी हैं उनसे बात करने। क्या दिक्कत हो रही है, खाने पीने की क्या दिक्कत हो रही है? का दिक्कत है? अब इतना पानी भर के परेशानी है ये घर दुआरी पर पानी आई दुआरी पर पानी भरल बा, सब घर में पानी हर गइल बा। आप बताएं नाव की व्यवस्था की गई? पानी हर गइल बा, छगड़ी बकरी भूखन मरत हिन, घास भूसा हइए नहीं बा, पानी हिन घर में चिल्लात हिन, कहां जावा जा। अब ये बाजार जावल जाता हमरा तना पानी भर के कपड़ा बिटोर और भी लोग हैं, आइए इसी बात करते हैं। धान किसान आप बताएं आप क्या व्यवस्था की जा रही है सरकार द्वारा? हमारे सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी जेपीसी की मीटिंग में बॉम्बे के बाद अहमदाबाद के बाद हैदराबाद और आज वो चेन्नई में है, लेकिन वो हर दिन इस बात की चिंता कर रहे हैं। जब से बारिश लगातार यहाँ पे हुई है, परसों से शुरू हुई है और कल तक लगातार बारिश होती रही, तो हमेशा वो चिंता करते रहे और हम लोगों को यहाँ पे भेजा है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि हजारों एकड़ ज़मीन वो पानी में डूबी हुई है और ये हमारी बहनें जो है इनको चलने के लिए किस तरह से मुश्किलों से ये आ रही हैं। निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा अभी तक
यहाँ तक कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुँची है। उस संबंध में मैं सांसद जी से भी बात करूँगा और सांसद जी के माध्यम से मैं चूँकि उनका प्रतिनिधि हूँ तो मैं प्रशासन से भी अभी जा कर के बात करूँगा कि शीघ्र यहाँ पे हर तरह के खान पान की और जानवरों के बारे में जो भी बताया है कि बकरियां भूखी मर रही हैं उनके बारे में भी जो है प्रशासन को अवगत कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जिलाधिकारी बहुत ही सक्रिय हैं। मैंने खुद आज सुबह उनसे बात हुई थी तो 3 बजे रात में वो सोहरतगढ़ साइड से आए थे और वहाँ पे बंदा कट गया था, वो स्वयं वहाँ पे उपस्थित थे। जिलाधिकारी से मेरी बात हुई तो मैं अभी फिर से जाकर के जिलाधिकारी को इस क्षेत्र के बारे में भी अवगत कराऊंगा और निश्चित रूप से जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। ये थे सांसद प्रतिनिधि जो बता रहे हैं कि सारी व्यवस्था की जाएगी, जो भी जानवर भूखे मर रहे हैं व्यवस्था की जाएगी प्रशासन से बात करके। लेकिन जो महिलाएं पानी में घुस के आ रही हैं, अभी तक न्याय की व्यवस्था नहीं की गई, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि न्याय की व्यवस्था की जाएगी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। अगली खबर मेरठ से है, जहां 22 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान लोगों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम की शुरुआत कर दी। वहीं हत्या का कारण फिलहाल आपसी रंजिश बताया जा रहा है। मर्डर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट चुकी है। मेरा नाम व्यास है जी। मैंने नहीं कुछ देखा, मैं तो बहुत बाद में आया, हम तो दावत में गए हुए थे। मेरा लड़का ही लेकर आया उसे वहां से उठा के चोपले पे से। हाँ, जब वो पड़ा हुआ था तो उसे चोपले पे से लेकर आया। उसके खून भी कपड़े में हो रहे हैं। उसका नाम है जी अब्दुल्ला। मानने वालों का जो है उसके एक साथ के लड़के ने बताया कि उसका नाम है बल्लू। हाँ, आपस में उन्होंने मरीजों को हर सुख सुविधा प्रदान करने के लिए जहां सूबे की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं जिले के रुदौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सालों से तैनात एक तानाशाह संविदा स्टाफ नर्स शासन के निर्देशों को दरकिनार कर मानवता को तारकार करते हुए खुलेआम मरीजों की दुश्वारियां बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, उस पर मरीजों और परिजनों से आए दिन अभद्रता करने का आरोप भी लगता रहता है। योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि मरीजों के हितों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का फेरबदल करना आवश्यक है, ताकि यहां कोई मरीजों से मनमानी ना कर सके। मगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली में तैनात स्टाफ नर्स ब्रजेश कुमारी यादव की हरकत ने सभी आदेशों को दरकिनार कर दिया है। चर्चा है कि उक्त नर्स के अभद्र व्यवहार से विगत कई सालों से मरीजों का शोषण होता आ रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक आरोप लग रहा है महिला स्टाफ नर्स पे कि यहाँ पे अभद्रता की है, पत्र भी सौंपने हैं। जैसा मुझे की संज्ञान में आया है कि डिलीवरी कराने और हेतु जो है बिटौरा से महिला आई थी, जो है उसका डिलीवरी भी अच्छे से हो गया और जो है जो शिकायत कर रहे हैं अशोक कुमार यादव, जहाँ तक मुझे जानकारी में है, कोई अभद्रता तो नहीं हुई है। वो मेरे पास आए भी थे और उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। जो प्रसूता थी महिला, कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं लगते हैं और वो शिकायत लेके मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको समझा बुझा के जो है यहाँ से भेजा था। किस उद्देश्य से आए थे वो मुझे ये नहीं मालूम। मेरे घर का मरीज था, मेरी चचेरी बहन थी, मेरी मिसेज आई थी साथ में। मेरी मिसेज ने फोन किया कि कुछ चाय नाश्ता ला के दोगे या हम लोग भूखे मर जाएं। तो कहे नहीं, हम चाय नाश्ता आपको भी लेके आ रहे हैं और आपके स्टाफ को भी लेके आ रहे हैं। तो मैं चाय नाश्ता ले करके वहां पहुंचा। जब पहुंचा तो दरवाजा मतलब सब बंद थे। मैं घोर आवाज देते हुए ऊपर चला गया सीधा, कोई बोला नहीं। तो एक दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने खटखटाया। खटखटाने के दरमियान मेरी बीवी सामने खड़ी हुई मिली। तो वो उन्होंने चाय नाश्ता, मैंने बोला कि चाय नाश्ता आपका आ गया है, ठीक है। उसके बाद में एक संविदा कर्मचारी हैं ब्रजेश कुमारी यादव, है ना, वो 15 साल से यही डटी हुई है। तो उन्होंने ये शुरू कर दिया, इतनी अभद्र किया, इतनी गंदी गंदी गालियां दिया कि मैं बोलने से मतलब हिचकिचा रहा हूँ। शर्म आ रही है मुझे कि मर्दों वाला लैंग्वेज इस्तेमाल करके इतनी 15 मिनट तक मुझे गाली दिया कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, आज चले जाओ, नहीं इतने चप्पल मारूंगी, पहचान नहीं मिलोगे और सीएससी किनारे मत दिखना, और डिलीवरी कराना है तो कराओ और नहीं कराना तो यहाँ से लेकर के भाग जाओ, ठीक है। मेरे साथ में ये अभद्रता हुई है इतनी। मेरे माँ बाप आपने क्या किया? तो शिकायत मैंने जन सुनवाई में शिकायत किया। अधीक्षक से नहीं किया? अधीक्षक से फिर नीचे गया किया, सबसे पहले अधीक्षक से ही किया। तो अधीक्षक उल्टा मुझे ही ब्लेम लगाए कि तुम वहां गए क्यों।
तो आप ये बताइए कि जब जेन्स में वहां कोई नहीं है तो कम से कम हाल चाल लेने पहुंचा जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर अधीक्षक की सिस्टर होती तो क्या वो नहीं पहुंचते, या आप लोगों की होती तो आप नहीं पहुंचते हाल चाल लेने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने विभिन्न जगहों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बारिश की जगह जगह सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है तब से दिल्ली की सड़कों की हालत बेकार हो चुकी है। हमने खुद निर्णय लिया है कि सड़कों का दौरा करेंगे और सड़कों को जल्द से जल्द बनवाया जाएगा। के अंदर बारिश के बाद जगह जगह सड़कों में गड्ढे हुए हैं। पिछले जब से अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में डाला तब से पूरे दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत इन्होंने जो है ना कबाड़ा बना रखी है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, आज बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी, रोजाना डेट पे डेट पड़ती है और सड़कें नहीं बनती हैं। तो अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद उनको शिकायतें मिली थी, कई जगह उन्होंने दौरा किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करी और कल ऑल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और हमने ये निर्णय लिया है कि हम खुद सड़क पे जाकर के चेक करेंगे कि कहां पर क्या स्थिति है और जो भी सड़कें हैं उसे जल्द से जल्द बनाया जाए, जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। तो पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो सरकार ने शुरू किया है और उसके तहत आज सभी मिनिस्टर्स दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो दौरा करके और ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो सरकार ने तैयार किया है, जिस पे काम हो रही है और उसी के तहत जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ही, चूंकि सड़कों का जो डस्ट होता है वो भी लोगों को हार्म करता है। तो आप जैसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर नूरे इलाही में, अभी यमुना बिहार की तरफ हम जा रहे हैं। अलग अलग इसी तरह से सभी मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूंकि बारिश के बाद सबसे पहले डस्ट पोल्यूशन होता है, धूल का प्रदूषण होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाए। 7 तारीख से जो है वो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, उस पर भी पूरे दिल्ली के अंदर टीमें, हम करीब 523 टीमें बना रहे हैं। और उसके बाद अगली खबर गाजीपुर से है। अफजाल अंसारी की गांजे वाले बयान पर गदर राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने साधा निशाना। अफजाल को सोच समझ कर देना चाहिए बयान। गाजीपुर से खबर, अफजाल अंसारी की गांजे वाले बयान पर गदर राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने साधा निशाना। अफजाल को सोच समझ कर देना चाहिए बयान। चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, या कोई आम व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, जो भी बयान गलत देगा, देश को तोड़ने की बात करेगा, देश के खिलाफ बात करेगा, किसी भी ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेगा, गलत बात करेगा, तो उसको जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सरकार करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में लिखा गया है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में खुद अपने नेता और अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कही। अपनी कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बेवजह पीएम को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि वे पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में पीएम के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में ही सोचते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बारिश के बाद सड़कों के हालातों का जायजा लिया है। कहा है कि 2 दिन लगातार मैंने आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों को लेकर बातचीत की। दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने मुझे एक पत्र दिया और आह्वान किया है कि दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो। सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए उतरे हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली दिवाली तक दिख सके। 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और
दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक इंच सड़क का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।